हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनिट 2 के लेक्चर 1 पर डिस्कशन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर 2 में सबसे पहला टर्म है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा समस्या आती है बच्चों को समझने में, प्रोसेस, प्रोग्राम या थ्रेड, ये सारे टर्म कहाँ से आते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका मतलब क्या है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप हार्ड डिस्क पर हैं। हार्ड डिस्क पे सी ड्राइव में एक प्रोग्राम फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर हमने 2-3 प्रोग्राम रखे हैं। test.c, student.c या फिर abc.c। अगर इस प्रोग्राम के विषय में इमेजिन करें तो बिना कुछ बताए हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक्सटेंशन अगर सी है तो ये सी प्रोग्राम में लिखा हुआ, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम हमारे पास रखे गए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ये कहां पे रखे गए हैं तो हार्ड डिस्क की सी ड्राइव के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है। ये फोल्डर है प्रोग्राम। यहां तक तो बात समझ में आ रही है हमको कि हमने अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव के हार्ड प्रोग्राम फोल्डर में ये 2-3 प्रोग्राम हमने रखा है। test.c, student.c, abc.c। ये सारे प्रोग्राम हमने पहले से बना रखे हैं। प्रोग्राम क्या करता है हमें नहीं पता, कुछ करता होगा, किसी काम के लिए ही प्रोग्राम बनाए जाते हैं। प्रोग्रामर अगर कोई प्रोग्राम बनाता है तो स्वाभाविक है किसी काम के लिए बनाएगा। हमारा प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है। हम जरा सा इमेजिन करें कि हमने कंप्यूटर ऑन किया और test.c प्रोग्राम को हमने रन किया अपने सिस्टम पर। रन कर को या एग्जीक्यूट करने के लिए इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कंपाइलेशन के बाद सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद exe बनता है और test.exe को हम रन करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि test.obj हमारा फाइल आफ्टर कंपाइलेशन बनेगा और test.exe ये हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जो हमारे मशीन में रन करेगा। क्या होगा जब हम test.exe को रन करेंगे, जब तक हम इस प्रोग्राम को रन नहीं कर रहे हों तब तक तो प्रोग्राम हमारे हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज में है। उसको माइक्रो प्रोसेसर से कुछ भी मतलब नहीं है। जब तक चाहे वो परमानेंट स्टोरेज है, हम जब तक चाहे रख सकते हैं, चाहे टेस्ट की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, एबीसी की बात हो। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, रन करने के लिए करते हैं, तो यही प्रोग्राम हमारा प्रोसेस में बदल जाता है। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम हमारा अब प्रोसेस हो चुका है और इसी प्रोसेस के मैनेजमेंट की बात हो रही है। अब प्रोसेस के मैनेजमेंट की बात हो रही है तो 2-3 बातें तो स्पष्ट रूप से हमको समझनी होंगी। सबसे पहली बात, क्या एक समय में अपने कंप्यूटर में हम एक ही प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं? तो आंसर इज नो। हमारे पास बहुत सारे तो बैकग्राउंड एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं जब हम ऑन करते हैं। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम को रन कर सकता है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इमेजिन हम करें कि हमारा सिर्फ सिंगल प्रोग्राम ही रन कर रहा है, test.exe। तो इस प्रोग्राम को रन करने का सिस्टम क्या होगा, कैसे रन करेगा ये प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में? जब रन करने की बात होगी तो इस प्रोग्राम को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो थोड़ा और आगे बढ़ें, इसको जरा हम रफ कर लें।
इस test.exe को हम रन करना चाहते हैं, जो कि हमने कंपाइलेशन के बाद तैयार किया है। अब इस test.exe प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट हुआ हमारा प्रोसेस। स्टार्ट होने के बाद ये रेडी क्यू में आ गया, रेडी के बाद ये रन स्टेट में आ गया, और आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। कहने का सीधा मतलब है कि हमारा प्रोसेस 4 स्टेट से गुजरता है। सबसे पहले तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, और जो ही इसको इनिशियलाइज करेंगे ये कंप्यूटर के रैम मेमोरी में आएगा। रेडी स्टेट कहने का सीधा मतलब है कि प्रोग्राम हमारे पास आ गया रैम में। रैम के बाद ये रन स्टेट कहां होगा, प्रोसेस के अंदर होगा। प्रोसेस मतलब प्रोसेसर अगर हम बोले यहां, क्योंकि रन करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को माइक्रो प्रोसेसर सर्विस की जरूरत होगी, और माइक्रो प्रोसेसर ही प्रोग्राम को रन करता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को है ही नहीं। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, और आफ्टर एग्जीक्यूशन जो भी रिजल्ट आना है आएगा, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, और यूजर ये कंट्रोल सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, कि ये चारों ही स्टेट टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में काम करते हैं। यूजर को नहीं पता होता है कि हमारा हार्ड डिस्क के किस ट्रैक सेक्टर सिलेंडर पर हमारा प्रोग्राम रखा गया है, सेकेंडरी स्टोरेज में कहां है, यूजर को नहीं पता होता है। ये पता तो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएगा। जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको रैम में लेके आता है, रैम के किस लोकेशन में रखा जाएगा ये भी हमें नहीं पता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। जब इसको रन करना होता है तो ऑपरेटिंग रैम से किस तरीके से प्रोसेसर के पास भेजना है, किस सीक्वेंस में जाएगा प्रोग्राम। जनरली सीक्वेंस तो हमको पता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगा, लाइन नंबर 1 पहले होगा, 2 उसके बाद होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से लास्ट तक जाएगा प्रोग्राम। लेकिन सक्सेसफुल रन होने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि अभी तक हमने किसी तरह के आईओ सर्विस या फिर किसी फंक्शन कॉल का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी भी तरह के कॉल को नहीं किया है, ना ही हमने कोई फंक्शन कॉल किया है अपने प्रोग्राम में, ना किसी प्रोसीजर को कॉल किया है, ना ही किसी इनपुट डिवाइस को कॉल किया है, ना ही किसी आउटपुट डिवाइस को कॉल किया है। तो सवाल है कि अगर प्रोग्राम मशीन में है, एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन के बाद उसको हम स्टोर कर देते हैं अपने रैम में, रैम्स के बाद फिर उसको हम फाइनली हार्ड डिस्क में भी वापस भेज देंगे, जिसके आउटपुट को किसी फाइल के रूप में स्टोर कर लेंगे। लेकिन क्या सारे प्रोग्राम इतने सिंपल होते हैं? ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो सी प्रोग्राम में एक सिंपल सा भी प्रोग्राम अगर हम लिखें तो हमारा प्रयास ये होता है कि भले ही हम इनपुट कुछ ना ले, लेकिन आउटपुट में हमें कुछ मिलना चाहिए। जैसे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। हमारा प्रोग्राम एक मेन फंक्शन से ही हम शुरू करते हैं। यहां पर हमने int a, b and c, a equal to 5, b equal to 10, c equal to a plus b, and finally close the program। ये सिंपल प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी तरह हमने फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई इनपुट नहीं लिया है यूजर से, कोई आउटपुट प्रोग्राम नहीं दे रहा है।
ये अलग बात है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। एग्जीक्यूशन के बाद सी वेरिएबल में हम आसानी से कह सकते हैं कि सी में वैल्यू 15 स्टोर हो जाएगा, जैसा कि ये प्रोग्राम बता रहा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद भी यही होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन क्या यूजर इस प्रोग्राम को देख पाएगा, एग्जीक्यूशन को समझ पाएगा? ना ही यूजर एग्जीक्यूशन को समझेगा, ना ही उसको ये वैल्यू दिखाई पड़ेंगे। हाँ, फाइनली मशीन के अंदर डिजिटल फॉर्म में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। लेकिन यूजर इंटरेक्टिव प्रोग्राम अगर नहीं बनाए तो फायदा क्या है? अब जरा सा इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हम करते हैं, जरा सा देखिएगा। यहां हमने इस वैल्यू को scanf %d %a सिंपल सा काम हमने किया। एक इनपुट का स्टेटमेंट जोड़ दिया। अब क्यों जोड़ रहे हैं जरा आप सोचिए। पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोसेसर के पास गया, उसको किसी तरह के यूजर इंटरफेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस स्टेटमेंट के आ जाने के बाद अब यूजर सेंट्रिक प्रोग्राम हमने बना दिया। अब यूजर पर डिपेंड करता है, ये प्रोग्राम जब भी रन करेगा तो ये सबसे पहले यूजर के लिए वेट करेगा। यूजर कैन एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जब तक ए का वैल्यू नहीं होगा तब तक सी का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। अब प्रोग्राम रन करने में हम इस स्टेटमेंट के कारण यूजर पर डिपेंडेंट हो गए। अब हमारे मशीन का स्पीड घटेगा। इसमें एक इनपुट स्टेटमेंट भी जुड़ गया। अब इनपुट स्टेटमेंट का सीधा मतलब है कि कीबोर्ड के पास प्रोग्राम को जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, यूजर के रेस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा। जब यूजर रेस्पॉन्स देगा तो फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और जरा सा इसी में अगर नीचे हम जोड़ दें प्रिंटफ सी प्रोग्राम इनपुट वैल्यू के लिए भी यूजर पर डिपेंडेंट है। और फाइनली प्रोसेसिंग के बाद भी अब इस आउटपुट के लिए वेट करेगा। आउटपुट में क्योंकि सी का वैल्यू भेजना है, मॉनिटर के लिए वेट करेगा। ये मॉनिटर पर आउटपुट डिवाइस सीधे मॉनिटर को जाएगा और इस वैल्यू के लिए भी आईओ सर्विस की जरूरत होगी। इतना बात तो हमें लगता है आसानी से हम आप समझ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो इसको फिर से एक बार प्ले करके देखिएगा। अब इस वैल्यू को हम जरा रब करते हैं और आगे विचार करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। और इस 5 इंस्ट्रक्शन में अगर कोई यूजर इंटरफेस ना हो, इनपुट आउटपुट का कोई इंटरफेसिंग का प्रोविजन ना हो, और माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड ऐसा है कि हम मान के चले कि 1 माइक्रोसेकंड पर इंस्ट्रक्शन टाइम स्पेंड करता है एग्जीक्यूशन में, तो सीधी सी बात है कि 5 माइक्रोसेकंड का समय लगेगा इस प्रोग्राम को रन करने में। अगर हम किसी इनपुट डिवाइस को ऐड कर देते हैं तो इनपुट डिवाइस तो सीधे इनपुट यूजर पर डिपेंडेंट हो जाएगा। यूं ही यूजर से वैल्यू का डिमांड करेगा, हो सकता है यूजर 1 मिनट बाद वैल्यू दे। इवन इफ बहुत फास्ट यूजर है, 1 सेकंड में वैल्यू देता है। तो आप सोचिए कि एक अगर यूजर इंटरफेस हम ऐड कर दे इसमें 5 में, अगर हम ऐसा मान लें कि 1 यूजर इंटरफेस प्लस 4 इंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा? ये वैल्यू 1 सेकेंड प्लस 4 माइक्रोसेकेंड। हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटर से एसोसिएटेड है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ और ये 1 सेकेंड है।
मतलब जो 5 माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूशन होता था प्रोग्राम सिंगल आईओ इनपुट स्टेटमेंट के बाद, ये सेकंड में चला गया। कितना स्लो हो गया प्रोसेस, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, तब हमको आसानी से समझ में आएगी कि हमारा प्रोसेसिंग का सिस्टम कैसे काम करता है। अब प्रोसेसिंग के सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रोसेसिंग होगा तो इस प्रोसेसिंग का सीधा मतलब है कि हमारे पास हम कंप्यूटर में कितने देर तक रिसोर्स को इंगेज कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस कितना लंबे समय तक अब कंप्यूटर को रिसोर्स को इंगेज कर रहा है। और इस 1 सेकेंड में हम आसानी से समझ सकते हैं कि 10⁻⁶ इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर रन करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इतने समय तक हम सिर्फ एक आईओ रिसोर्स के एक्सेस के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या होगा, क्या इतने देर तक हम माइक्रो प्रोसेसर को वेट स्टेट में रखेंगे? स्वाभाविक है, अगर सिंगल प्रोसेसर है तो कोई बात नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा, 1 सेकंड बाद ही एग्जीक्यूशन होगा। भले ही जो काम को 5 माइक्रोसेकंड में कर सकता था उसको 1 सेकंड 4 माइक्रोसेकंड में करेगा। इतने देर तक वो वेट स्टेट में रहेगा और जब आईओ रिस्पॉन्स आएगा तो फिर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब जरा सा इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करें, हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें कि अगर हमारे कंप्यूटर में ये तीनों ही प्रोग्राम एक ही समय में रन करे और इन तीनों ही प्रोग्राम में कुछ आईओ ऑपरेशन हो। मान लेते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम 10 माइक्रोसेकंड तक रन करता है, ये 50 माइक्रोसेकंड का है और ये 100 माइक्रोसेकंड का है। इस 10 माइक्रोसेकंड के साथ 2 आईओ ऑपरेशन जुड़ा हुआ है, इसके साथ 5 आईओ जुड़ा हुआ है, इसके साथ 10 आईओ जुड़ा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर को अब हर प्रोसेस के लिए जब ये रन स्टेट में आएगा, एग्जीक्यूशन स्टेट में आएगा, तो ये प्रोग्राम नहीं होकर के प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम दे सकते हैं P1, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रोसेसर 1 को टेस्ट प्रोसेस 1 बोल सकते हैं, स्टूडेंट प्रोसेस बोल सकते हैं, एबीसी प्रोसेस बोल सकते हैं। ये नोमेनक्लेचर का व्यवस्था है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब जरा सा विचार कीजिए कि इन सारे प्रोसेस को अगर हम पैरेलल चलाना चाहें, चाहें क्या, हम चाहेंगे ही, हम बहुत ज्यादा सीपीयू टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सीपीयू कैपेबिलिटी तो बहुत है। तो इन प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से हम एग्जीक्यूशन करें, इस प्रोसेस का मैनेजमेंट क्या हो, ये व्यवस्था करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब जरा गौर से देखें कि सिस्टम मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं। अगर गौर से आप देखें तो हम बात करें फिर से इन्हीं व्यवस्था को कि प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या है। सबसे पहला प्रोसेस क्रिएशन, जो हमने भी बताया, जो प्रोग्राम हम रन करना चाहेंगे उसके प्रोसेस क्रिएट करेंगे। प्रोसेस की शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मतलब एक अलग अलग जो स्टेट है हमारे पास, मतलब पहला स्टेट रेडी क्यू, रन स्टेट, टर्मिनेट। अगर कोई आईओ ऑपरेशन है तो उसके लिए वेट। ये 4 स्टेट तो हमारे पास ऑलरेडी दिख रहे हैं। इन्हीं 4 स्टेट में हम प्रोसेस को रन करेंगे। तो इसकी शेड्यूलिंग करनी, अगर वेट स्टेट में चला गया तो फिर से वो रेडी क्यू में कब आएगा, या सिंगल प्रोसेस है तो वेट स्टेट कंप्लीट होने के बाद रन स्टेट में फिर आ जाए, और उसके स्टेटस को बदलते रहेंगे और प्रोग्राम को प्रोसेस करते रहेंगे। तो प्रोसेस का शेड्यूलिंग करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है।
सस्पेंड करना, सस्पेंड यही आईओ ऑपरेशन के लिए, अगर वेट स्टेट में जाना है तो उनको हम सस्पेंड करेंगे। इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग, हमारे पास एक से अधिक प्रोसेस है तो प्रोसेसर के टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए एक प्रोसेस को वेट स्टेट में डाल के दूसरे प्रोसेस को रेडी क्यू से भेज देते हैं ताकि प्रोसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। इसके बाद रिज्यूमिंग प्रोसेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेट स्टेट, उसको रिज्यूम करने का काम। प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल भी होनी चाहिए। प्रोसेस P1 P2 P3 को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा जो शेड्यूलिंग का जो प्रोविजन होगा उस आधार पर उनके बीच सिंक्रोनाइजेशन हो। डेटा अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अगर फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं तो फंक्शन को सिंक्रोनाइज भी करना होगा। कुछ डेटा को फिर कैसे हम मैनेज करें, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर आ सकता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक से अधिक प्रोसेस है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि प्रोसेस करने में कई बार हमारा माइक्रो से डेड स्टेट में, डेड लॉक में चला जाता है। डेड लॉक क्या है उसका डिटेल्स डिस्कशन आगे हम करेंगे। अभी सिर्फ ये देखना है कि कई बार ऐसी प्रोसेस के बीच में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारा प्रोसेस रन करते करते बीच में रुक सकता है, बीच में स्टॉप हो सकता है, हैंग कर सकता है। अगर नॉर्मल वे में आप सोचे, कई बार आपने देखा होगा कि प्रोग्राम रन करते करते बीच में हैंग कर जाता मशीन, वो डेडलॉक की स्थिति है। उससे हम कैसे बचे? ऐसा नहीं हो कि जब भी हम 2-3-4 प्रोग्राम चलाए तो हर बार मशीन हैंग करने लगे, तो ऐसे प्रोग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम रखने का कोई मतलब नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि डेडलॉक से बचाए हमारे सिस्टम को। इसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोसेस, प्रोसेस के एट्रीब्यूट को हम सेट करते हैं कि प्रोसेस किस स्टेट में है, और उस स्टेट से आगे जब भी बढ़ना होगा उसके एट्रीब्यूट को हम चेंज करेंगे। तो गेट एट्रीब्यूट ए प्रोसेस, प्रोसेस को जो भी पोजीशन होगा उसके अनुसार उसका एट्रीब्यूट हम सेट करेंगे। फिर उस सेट एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोसेस, तो गेट और सेट एट्रीब्यूट का वर्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और फाइनल, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनल प्रोसेस, द प्रोसेस डिलीशन और टर्मिनेशन। प्रोसेस तो जनरली टर्मिनेट कर जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है अगर कोई एरर आ जाए जिसके कारण हमको सिस्टम चलाने में दिक्कत हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कैपेबल टू डिलीट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस एंड रिज्यूम द अदर प्रोसेस टू एग्जीक्यूट स्मूथली ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट में। प्रोसेस मैनेजमेंट में और भी आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही हम लोग डिस्कशन को छोड़ देते हैं, और इसको जरा ढंग से आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और फिर अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।